हेलो स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था आवर्त बीजी पाकों में जन्म। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए जो लैंगिक जनन के अंदर नर युग्मोद्भिद युग्मोद्भिद एवं मादा युग्मोद्भिद के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। इसमें हमने नर जननांग पुमंग के बारे में पढ़ा था। उसके स्ट्रक्चर हमने देखी थी। पराग कोश की संरचना क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम मोस्टली जो नर युग्मोद्भिद है उसकी जो प्रथम सेल, ठीक है, जिसको हम लघु बीजाणु या फिर इसको हम पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं, यानी कि परागकण, ठीक है। इसका किस प्रकार से निर्माण होता है, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है उसकी बात करेंगे। इसकी क्या स्ट्रक्चर है, ये पराग कोशों के अंदर कैसे व्यवस्थित होता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणुजन, ठीक है, लघु बीजाणुजन टॉपिक है हमारा लघु बीजाणुजन, ठीक है। इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा, हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण प्राथमिक जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं उनसे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है, सेल्स बनती हैं। और ये सेल्स हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन करके और लघु बीजाणु बनाती है, लघु बीजाणु। देखिए, ये सेल्स मोस्टली द्विगुणित होती है और जो लघु बीजाणु या फिर मैं इनको कह सकता हूं परागकण, ये अगुणित होते हैं, ठीक है। तो देखिए, लघु बीजाणु जनन की जो प्रोसेस है, ये लघु बीजाणु जनन क्या है इसके बारे में हम अब देखते हैं। लघु बीजाणु स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। आप स्टेप टू स्टेप समझते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठंडे दिमाग से देखिए। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली जो अगुणित कोशिकाएं हैं, उनको बोलते हैं लघु बीजाणु, ठीक है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से
लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है और लघु बीजाणु एकगुणित, यानी अर्धसूत्री विभाजन से ये जो है हमारे पास में लघु बीजाणु बनते हैं। प्रत्येक एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से चार, कितने? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु यानी पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्लियर? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु यानी परागकण बनते हैं। देखो, अधिकांशतः प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो लघु बीजाणु बनते हैं चारों, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 पराग जो कण यानी लघु बीजाणु बनते हैं, वो एक कैलोस परत के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी ये जो चारों परागकण हैं एक कैलोज परत के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जो बाद में परिपक्व होने के बाद में टेपिटम से स्रावित होने वाला एक कैलेज एंजाइम होता है, उस एंजाइम की सहायता से मुक्त होते हैं। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बने हुए चारों परागकण हैं, वो एक चतुष्क के रूप में होते हैं, चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बने हुए चारों लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में जुड़े होते हैं। कौन सी परत के द्वारा जुड़े होते हैं? कैलोस परत के द्वारा जुड़े होते हैं। ये कैलोस परत बाद में जैसे ही परिपक्व होंगे लघु बीजाणु, उस समय मुक्त हो जाएंगे। टेपिटम की कोशिकाओं से एक कैलेज एंजाइम स्रावित होता है, वो एंजाइम इस कैलोस परत को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए, परागकोश के अंदर परागधानी में जो लघु बीजाणु बने हैं, जो चतुष्क के रूप में उपस्थित रहते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, इनकी जो चतुष्क हैं उनकी क्या क्या व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के आधार पर इन चतुष्कों में लघु बीजाणु की व्यवस्था के आधार पर ये मोस्टली निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये चतुष्क निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम बात करें चतुष्क फलकी। ठीक है, नंबर 2 हम बात करें समद्विपार्श्विक व्यवस्था। नंबर 3 हम बात करें क्रोशित व्यवस्था। नंबर 4 हम बात करें तो टी आकार की व्यवस्था के रूप में, और नंबर 5 हम बात करें तो रैखिक रूप में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो 4 परागकण कैलोस परत के द्वारा चतुष्क रूप में होते हैं, वो मोस्टली अलग अलग प्लांट्स के अंदर उनकी जो चतुष्क की जो व्यवस्था है वो अलग अलग प्रकार से होती है, और ये मोस्टली 5 प्रकार से होती है: चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्विक,
क्रोशित, टी आकार और रेखित क्रम में ये उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चतुष्फलकीय जो व्यवस्था है इसकी बात कर लें तो इसमें क्या होता है कि इसमें तीन परागकण को इस प्रकार से हमारे पास में एक तल के अंदर दिखाई देते हैं, जबकि चौथा जो परागकण होता है वो मोस्टली अदृश्य होता है, इनके पीछे होता है, दूसरे तल के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो तीन परागकण है ये सामने की ओर होते हैं और एक परागकण इनके पीछे होता है। यानी कि अगर हम किसी भी साइड से इसको देखेंगे तो केवल हमारे को तीन ही परागकण नजर आएंगे, चौथा परागकण है इनके पीछे होता है। ठीक है, तो ये चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होती है इनकी। ये मोस्टली एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इस प्रकार का जो हमारे पास में चतुष्क पाया जाता है वो पाया जाता है अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में। अधिकांश द्विबीजपत्री ठीक है, ये हमारे पास में किन में पाया जाता है? ज्यादातर द्विबीजपत्री प्लांटों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें समद्विपार्श्विक की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो चारों परागकण हैं, यहां बना देता हूं इसकी स्ट्रक्चर। चारों जो परागकण हैं जो एक ही तल के अंदर होते हैं, सामने की ओर होते हैं, चारों हमारे को किसी भी पृष्ठ से देखेंगे तो चारों हमारे को इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये समद्विपार्श्विक होते हैं, इस प्रकार के परागकण होते हैं। ठीक है, जो चारों परागकण हमारे को सामने से जो है दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो परागकणों की जो व्यवस्था है, चतुष्क की व्यवस्था है, वो मोस्टली पाई जाती है एक बीजपत्री पादपों। ठीक है, एक बीजपत्री पादपों के अंदर। ठीक है, ये मोस्टली एक बीजपत्री पादपों के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर इनकी पाई जाती है। ठीक है, अब बात करें क्रोशित की। ठीक है, क्रोशित प्रकार का जो चतुष्क होता है लघु बीजाणु का, वो किस प्रकार का होता है और ये किन में पाया जाता है? ठीक है, देखिए चतुष्क की बात करें तो ये मोस्टली इसमें क्या होता है कि इसमें भी वैसे तो एक तल से तीन ही परागकण दिखाई देंगे, लेकिन दो परागकण हैं उस तीसरे परागकण के साथ में समकोण पर होते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि ये लंबवत होते हैं उसके, इस प्रकार से। तो यानी प्रत्येक इसका परागकण एक दूसरे के साथ में क्रोशित हो जाएगा। ठीक है, क्रोशित रूप में ये इस प्रकार से पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे मैगनवेलिया के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैगनवेलिया या मैगनोलिया। ठीक है, इस प्लांट के अंदर ये मोस्टली जो है हमारे पास में क्रोशित प्रकार का क्या पाया जाता है? चतुष्क पाया जाता है। अब बात करें टी आकार किस प्रकार का होता है? ये टी आकृति का चतुष्क। तो इसमें क्या होता है कि दो जो परागकण हैं, चार में से दो परागकण हैं, तो वो ऊपर इस प्रकार से हमारे पास में व्यवस्थित होते हैं अनुप्रस्थ रूप में, और दो इसके जो है लंबवत रूप में हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है ये टी आकृति बनेगी। इनके अंदर जो व्यवस्था है, चारों परागकणों की व्यवस्था एक टी आकृति की प्राप्त होती है। ठीक है, और ये मोस्टली हमारे पास में कौन से प्लांट्स के अंदर होता है? ये मोस्टली पाया जाता है एरिस्टोलोकिया के अंदर। ठीक है, एरिस्टोलोकिया एक पादप है, उसके अंदर जो है एरिस्टोलोकिया के अंदर मोस्टली टी आकृति का क्या पाया जाता है? चतुष्क उपस्थित होता है। अब लास्ट हम चतुष्क की बात करें तो रेखिक क्रम। इसमें क्या होता है कि चारों जो परागकण हैं, वो चारों परागकण मोस्टली क्या होते हैं? एक रेखा में, एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं इसके अंदर, और इनके बीच में मैंने बताया कौन सी परत होती है? कैलोज परत होती है, और एक ये रेखिक क्रम के अंदर ये उपस्थित होते हैं। मोस्टली इस प्रकार का जो रेखिक चतुष्क है वो पाया जाता है
हेलोफिला के अंदर पाया जाता है। हेलोफिला एक प्लांट है, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं, वो 4 परागकण एक क्लोज परत के द्वारा जुड़े होते हैं और वो मोस्टली 4 रूपों में, इनके जो चतुष्क हैं वो 4 रूपों में होते हैं, चतुष्फलकी। ठीक है, इसके अंदर एक तल में 3 लघु बीजाणु दिखेंगे, ये लघु बीजाणु है। ठीक है, एक इनके जो है पीछे होता है, यानी प्रत्येक फलक से जो है हमारे पास में 3 ही लघु बीजाणु दिखेंगे इसमें। ये मोस्टली अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रकार का जो है चतुष्क उपस्थित होता है। समद्विपार्श्विक के अंदर चारों परागकण एक ही तल के अंदर होंगे। ठीक है, ये मोस्टली एक बीजपत्री प्लांट्स के अंदर होता है। क्रोशित की बात करें तो इसके अंदर 2 जो परागकण हैं वो तीसरे परागकण के साथ में क्रोशित रूप में होते हैं। ठीक है, यानी कि लघुवत रूप में होते हैं। मैग्नोलिया के अंदर मोस्टली ये पाया जाता है। टी आकार के अंदर क्या होता है कि 2 ऊपर की ओर रेखित क्रम में, या मैं कह सकता हूँ कि क्षैतिज के रूप में होंगे और 2 उसके लंबवत के रूप में होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका चतुष्क है वो टी आकृति ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये मोस्टली एस्ट्रोलोकिया के अंदर पाया जाता है। रेखिक रूप में व्यवस्था है जो लघु बीजाणुओं की, वो हेलोफिला के अंदर होती है। तो ये चारों परागकण इसके अंदर क्या होते हैं, एक रेखिक रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इनकी कैलोस परत है, ये कैलोस परत, ठीक है, ये कैलोस परत परागण से पहले ही, जब पराग कोश का स्फुटन होता है उससे पहले ही ये परत मोस्टली टूट जाती है और ये परागकण क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जब ये लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं उस कंडीशन में परिपक्व जो लघु बीजाणु है वो ही मोस्टली परागकण कहलाता है, वो ही हमारी नर युग्मोद्भिद है, यानी कि जो मेल गेमेटोफाइट है उसकी प्रथम सेल होती है और ये अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो परत है ये मैंने बताया अभी, कैलेज एंजाइम जो टेपटम की कोशिकाओं से स्रावित होता है उसके द्वारा अलग होता है। अब इन चतुष्क और इन लघु बीजाणुओं के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के टर्म्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से देखिएगा। देखें, वीडियो को अंत तक देखें तभी टॉपिक्स पूरे क्लियर हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। और गहराई से पढ़ें और साथ में नोट्स लेके या बुक्स लेके बैठें, ताकि वीडियो को देखने के बाद में जब उनको पढ़ेंगे तब ही जाके ये क्लियर हो पाए। देखें, कुछ विशिष्ट प्रकार के हम तथ्यों की बात करें। मैंने अभी एक बात बताई कि मोस्टली परिपक्व होने के बाद में चतुष्क में से क्लोज परत टूट जाती है कैलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ये परागकण क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त अवस्था में ही इनका क्या होता है, परागण होता है। स्फुटन के समय ही ये मुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, ध्यान रखना, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये चारों परागकण क्लोज बंधन से सदैव बंधे रहते हैं, कभी मुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे जो परागकण होते हैं जो क्लोज बंधन से जुड़े रहते हैं, मुक्त नहीं होते हैं, उन परागकणों को कहते हैं संयुक्त परागकण। ध्यान रखना, टर्म्स को समझना, संयुक्त परागकण। ठीक है, संयुक्त परागकण। ठीक है, संयुक्त परागकण क्या है, दोबारा से समझ लीजिएगा। कुछ प्लांट्स के अंदर देखिए ये कुछ अपवाद स्वरूप ही होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊंगा आपको, तो जैसे ड्रोसेरा की बात करें, ठीक है, ड्रोसेरा के अंदर, इसके अलावा जैसे हम बात करें टाइफा में बात करें, टाइफा के अंदर, ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि जब चतुष्क प्राप्त होता है, 4 लघु बीजाणु एक जगह होते हैं, तो उनकी क्लोज परत कभी टूटती नहीं है और वो इसी अवस्था के अंदर मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो परागकण हैं वो कहलाते हैं संयुक्त परागकण। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, टर्म्स को समझना। संयुक्त परागकण ड्रोसेरा के अंदर और टाइफा के अंदर पाए जाते हैं। ये चारों परागकण
मुक्त नहीं होते, संयुक्त अवस्था के अंदर ही रहते हैं। देखिए कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो परागकण है, परागकण इकट्ठे होकर और एक पिंड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, एक पिंड बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ पिंड बना लेते हैं। जैसे यहां पर ये परागकण क्या हो गए, इकट्ठे हो गए और एक साथ जुड़ गए। इस प्रकार के जो परागकण होते हैं, जो इस प्रकार से जुड़कर एक पिंड का निर्माण करते हैं, इन परागकणों को कहते हैं, इन पिंडों को मोस्टली इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं पराग पिंड, पराग पिंड, या इसको पोलेनिया के नाम से भी जानते हैं, पोलेनिया। ठीक है, पोलेनिया। देखिए ध्यान रहे, पराग पिंड मोस्टली कुछ प्लांट्स के अंदर, देखिए एग्जांपल ये भी अपवाद स्वरूप होते हैं। ठीक है, जैसे आर्किड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्किड, ठीक है, एक अधिपादक है। इसके अलावा जैसे औंक की बात कर रहे हैं, औंक, मदार, ठीक है, जिसको मदार के नाम से भी जानते हैं। इनके अंदर मोस्टली क्या होता है कि ये जो परागकण है एक पिंड के रूप में पाए जाते हैं, बहुत सारे परागकण एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इन पिंडों को कहते हैं पराग पिंड या पोलेनिया। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, पोलेनिया क्या, और बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं, संयुक्त परागकण क्या है, पोलेनिया क्या है। ठीक है, इनमें अंतर जो है नहीं कर पाते हैं, और दूसरी बात एग्जांपल्स भी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स याद रखें, ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर संयुक्त परागकण, तो संयुक्त परागकण यानी 4 जो चतुष्क के रूप में प्राप्त परागकण है वो मुक्त नहीं होते हैं, और इसी अवस्था में इनका क्या होता है, जो है परागण होता है, तो उनको बोलते हैं संयुक्त परागकण। और पराग पिंड क्या होते हैं, ये कुछ प्लांट्स में जैसे आर्किड, औंक, इनके अंदर क्या होता है कि ये बहुत सारे परागकण हैं। ठीक है, ये एक साथ जुड़े हुए होते हैं और एक पिंड के रूप में पाए जाते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पोलेनिया। ये परागकण है, परागकण। ठीक है, ये पोलेनिया, ये स्ट्रक्चर हमारे पास में कहलाती है पोलेनिया। एक टर्म हो रहा है हमारे पास में, इंपॉर्टेंट है, यहीं पे समझा देता हूं, बहुबीजाणुता, बहुबीजाणुता, बीजाणुता। ठीक है, बहुबीजाणुता ये क्या है, देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें देखिए 4 परागकण चतुष्क के रूप में होते हैं, चतुष्क पाया जाता है, हमने बताया। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें यदि चतुष्क के स्थान पर, यानी 4 परागकणों के स्थान पर 4 से अधिक परागकण एक क्लोज बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि ये चतुष्क में ना रह होकर बहुत सारे परागकण एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मोस्टली अधिकांशतः क्या क्या बात की हमने कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जो 4 परागकण बनते हैं वो एक साथ चतुष्क के रूप में होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर 4 चतुष्क के रूप में न रहकर ये परागकण और बहुत सारे परागकण एक साथ जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति है, उसको बोलते हैं बहुबीजाणुता, बहुबीजाणुता। ठीक है, बहुबीजाणुता। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए ये टर्म्स आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ लघु बीजाणु। ये तो लघु बीजाणु जनन हो गया। अब लघु बीजाणु यानी जो परागकण है उसकी क्या स्ट्रक्चर है। ठीक, तो देखते हैं परागकण की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन, ठीक है, परागकण या लघु बीजाणु कह सकते हैं कि संरचना। देखिए हमने बात की कि चतुष्क रूप में जो परागकण हैं, लघु बीजाणु हैं, वो
परागण से पहले ही पराग कोश के अंदर टेपिटम से स्रावित होने वाले कैलेज एंजाइम के माध्यम से क्या हो जाते हैं, टूट जाती है परत, और ये चारों परागकण क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उस मुक्त अवस्था के अंदर परागकण है, उस परागकण की जो स्ट्रक्चर है, संरचना, वो एक कोशिकीय, एक केंद्रीय और अगुणित स्ट्रक्चर होती है। अगुणित संरचना। ध्यान रहे, परागकण क्लोज बंधन से मुक्त होने पर परागकण की जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली हमारे पास में होती है एक कोशिकीय, एक केंद्रीय और अगुणित स्ट्रक्चर होती है। अगुणित होती है, ठीक है। इस कोशिका यानी इस प्रकार का जो परागकण है, इसको हम जो है, जो मेन चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, नर युग्मोत्विद, ठीक है, यानी मेल गैमेटोफाइट की प्रथम सेल, इसको हम प्रथम कोशिका कहते हैं, प्रथम सेल कहते हैं, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो नर युग्मक बनेंगे, उस नर युग्मक बनने की जो बनाने वाली जो कोशिका है, वो प्रथम कोशिका कौन होता है, परागकण होता है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इस समय परागकण एक कोशिकीय होता है, और एक केंद्रीय होता है, इसमें मोस्टली एक ही केंद्रक होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली इसके दो आवरण होते हैं, एक बाहर की ओर एक अलंकृत आवरण होता है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्साइन या बाह्य चोल, ठीक है। ये होता है इसका बाह्य चोल। अभी बताते हैं कैसे बना होता है, किसका निर्मित होता है। इसके नीचे हमारे पास में एक पतली पारदर्शी परत होती है, एक पतली पारदर्शी परत होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अंतःचोल, अंतःचोल, एंटाइल। इसके बाह्य चोल के ऊपर कुछ स्थानों पर छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। इनको बोलते हैं जर्म पोर या जनन छिद्र के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है, जनन छिद्र। इसमें परिधि केंद्रक होता है, परिधि की ओर उपस्थित होता है केंद्र, ये एक अगुणित केंद्रक होता है, केंद्र, ठीक है। और एक इसमें बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, रेक्टिका, ठीक है। बाकी इसका परिधीय जीवद्रव्य यहाँ पर उपस्थित होता है, ठीक है। तो एक परिपक्व परागकण के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसमें एक होता है बाह्य चोल, एक होता है उसमें अंतःचोल, ठीक है। एक केंद्रक होता है और एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, ठीक है। ये सेल है, ये मोस्टली नर युग्मोत्विद है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट है, उसकी प्रथम सेल होती है। इस स्थिति में ये एक कोशिकीय, ध्यान रहे मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आगे जाकर ये जो है हमारे पास में द्वितीय कोशिकीय स्ट्रक्चर में बदलने वाले हैं, यानी कि जो है डाई सेलुलर स्ट्रक्चर बनने वाली है ये, ठीक है। तो इस स्थिति के अंदर ये एक कोशिकीय होती है, एक केंद्रीय होती है और अगुणित अवस्था में होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करें इसके बाह्य चोल की, ठीक है। इसका जो बाह्य चोल है
हमने एक चीज पढ़ी थी टेपिटम को जब पढ़ा था, तो प्रोयूबिस्काई जो एक वसीय गोलाकार स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं टेपिटम सेल्स के अंदर, उनको हम प्रोयूबिस्काई कहते हैं, जिनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है, और यही एक रासायनिक पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन, जिसके द्वारा क्या बना हुआ होता है, बाह्य चोल बना होता है, पराग कण का बाह्य चोल बना होता है। यानी यूबिस्काई के अंदर ये उपस्थित पार्ट होता है स्पोरोपोलेनिन, और ये एक प्रकार का ऐसा अनौक्षिकारी घोलक होता है जो भौतिक, ध्यान रहे बेटा, भौतिक और जैविक कारक हैं, उन कारकों के द्वारा भी ये अपघटित नहीं होता है, अनअपघटित रहता है। ठीक है, इसलिए स्पोरोपोलेनिन के कारण ये परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परागकण लंबे समय तक संरक्षित किसके कारण रहता है, तो बाह्य चोल के अंदर स्पोरोपोलेनिन उपस्थित होता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक संरक्षित रहता है। ठीक है, ये जो बाह्य चोल है ये अलंकृत और खुरदरा होता है, ध्यान रहे, अलंकृत एवं खुरदरा होता है, खुरदरा। ठीक है, अलंकृत होता है यानी इसके ऊपर कुछ शेप्स बनी होती है, और ये खुरदरा होता है, रफ होता है, स्मूथ चिकना नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, इस बाह्य चोल के अंदर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, वहां पर छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को बोलते हैं जनन छिद्र या जर्म पोर। ठीक है, जर्म पोर के नाम से जानते हैं, जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या काम आते हैं, मोस्टली जब नर युग्मों का परिवर्तन होता है उस समय जो पराग नली बनती है, पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, वो पोलन ट्यूब या पराग नली इन जनन छिद्रों के माध्यम से ही क्या आती है, बाहर निकलती है। जब परागकण का अंकुरण वर्तिकाग्र पर होता है, उस स्थिति के अंदर यहां से पराग नली बाहर निकलती है। ठीक है, देखिए ये इनकी जो संख्या है, जो जर्म पोर है, इनकी संख्या है वो भी अलग अलग होती है। जैसे हम द्विबीजपत्री पादपों की बात करें, द्विबीजपत्री पादपों में मोस्टली इनकी संख्या, एक परागकण के अंदर इनकी संख्या 2 या 3 होती है, मोस्टली 3 होती है। ठीक है, 3 जर्म पोर उपस्थित होते हैं द्विबीजपत्री में, और जबकि एक बीजपत्री होता है, उस एक बीजपत्री में ठीक है, एक बीजपत्री का जो पोलन ग्रैन होगा यानी परागकण होगा, उसमें केवल एक ही जर्म पोर उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अंत्यचोल। बाह्य चोल के जस्ट नीचे एक पारदर्शी आवरण होता है, और ये बना होता है हमारा पेक्टोसेलुलोज का, पेक्टोसेलुलोज यानी पेक्टोसेलुलोज क्यों कह रहे हैं इसको, पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। अंत्यचोल है इसका पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, ये पारदर्शी और पतला आवरण होता है। और ध्यान रहे मोस्टली यही भाग है जो पराग नली का निर्माण करता है, परागकण के अंकुरण के समय। ठीक है, इसके अंदर एक केंद्रक होता है जो परिधि की तरफ उपस्थित होता है, जो एकगुणित होता है। ठीक है, जो बाद में ये समसूत्री विभाजन करके और 2 हमारे पास में केंद्रकों का निर्माण कर लेगा, 2 एक फ्री सेल्स बनाएगा, एक जो है लार्ज सेल बनेगी और एक स्मॉल सेल बनेगी। ठीक है, यानी कि एक तो इसके अंदर वेजिटेटिव सेल्स बनेगी और एक इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेगी, यानी कि जनन कोशिका और काय कोशिका का निर्माण करेगा। इसके अंदर मोस्टली आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और परिधीय रूप में इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जीव द्रव्य उपस्थित होता है, और एक बड़ी इसमें क्या होती है, रिक्तिका होती है। ये हमारे पास में परागकण की संरचना है। ठीक है, अब हम बात करें परागकण के जीवन काल कि परागकण का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, देखिएगा
जीवन काल। जीवन काल, देखिए जीवन काल से मतलब है कि परागकोश से पराग कण के निकलने के बाद में वो वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने के समय के बीच की जो समय होती है वो उसकी मोस्टली कितनी होती है कि कितने समय तक वो परागकोश के बाहर रहकर अंकुरण क्षमता रख सकता है, वो जो समय होती है उसकी, वो ही क्या कहलाती है, जीवन काल। ठीक है, तो देखिए जीवन काल मोस्टली अलग अलग प्लांट्स के परागकण हैं, उनके जीवन काल अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कुछ मेन फैक्टर्स की, जैसे चावल के अंदर, चावल और गेहूं की बात करें, ठीक है, राइस और व्हीट की बात करें, तो इनके अंदर मोस्टली जो जीवन काल होता है यानी परागकोश से निकलने के बाद में परागकण अगर वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते हैं तो केवल इनमें अंकुरण की जो क्षमता होती है वो 30 मिनट की होती है। ठीक है, 30 मिनट की होती है। इसके अलावा कुछ घास कुल के प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी 30 मिनट की जो है इनके अंदर जीवन काल होता है, यानी 30 मिनट के तक अगर इनको वर्तिकाग्र और अनुकूलित जो है इनका माध्यम नहीं मिलेगा तो ये क्या, इनमें क्या हो जाएगी, अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाएगी, यानी 30 मिनट इनका जीवन काल होता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके जो परागकण हैं वो बहुत लंबे समय तक भी जीवित, कई महीनों तक भी जीवित रहते हैं, जिसके अंदर मोस्टली मालवेसी कुल के प्लांट्स हैं, लेगुमिनेसी कुल के प्लांट हैं। ठीक है, मालवेसी, लेगुमिनेसी, ठीक है, यानी इन कुल के जो प्लांट्स हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, कई महीनों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, और इनका कई महीनों तक जीवित रहने का कारण भी है स्पोरोपोलन की इनके ऊपर उपस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो जो परागकण हैं उनको पराग बैंकों में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आएंगे। पराग जो बैंक है, पराग बैंकों में परागकण को संरक्षित भी रखा जाता है, जैसे जीन बैंक हैं, जैसे सीमन बैंक हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारे पास में प्रोटोप्लास्ट बैंक हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे पास में पराग बैंक, ब्लड बैंक है, उसी प्रकार से पराग बैंक भी होते हैं जहां पर पराग कणों को संरक्षित रखा जाता है। पराग बैंकों के अंदर पराग कणों को -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर द्रवित नाइट्रोजन के अंदर इनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर द्रवित नाइट्रोजन के अंदर इन पराग कणों को पराग बैंकों के अंदर संरक्षित रखा जाता है लंबे समय तक। जैसे वांछित गुणों वाले प्लांट्स हैं उनके पराग कणों को संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें परागकण की जो कुछ विशिष्ट तथ्य चल रहे हैं उसमें कि परागकण का जो बाह्य चोल है इस पर कुछ प्लांट्स, ध्यान रहे, जिन पादपों में पर परागण कीटों के द्वारा होता है, ये नोट करना पॉइंट, कीटों के द्वारा परागण होता है। ठीक है, अभी पॉलिनेशन की हम बात करेंगे आगे टॉपिकों में, तो कीटों के द्वारा जब पर परागण की क्रिया होती है तो उन प्लांट्स के अंदर जो बाह्य चोल है, परागकण का जो बाह्य चोल है, इसके ऊपर एक तेलीय, चिपचिपी तेलीय परत पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रहे, इन परागकणों के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है, चिपचिपी तेलीय परत पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पोलन किट, जिसको हम बोलते हैं पोलन किट। ठीक है, ध्यान रहे, कई बार पूछ लेते हैं पोलन किट क्या है। जो कीट परागित परागकण होते हैं उनके बाहर पाई जाने वाली चिकनी चिपचिपी जो तेली परत होती है उसी को पोलन किट कहते हैं। और इसका काम क्या है, मोस्टली एक तो इसको सुरक्षा प्रदान करना, साथ में चिपचिपी होने की वजह से परागण के समय कीटों के पैरों और पंखों से चिपकाने का कार्य भी करती है।
ठीक है, इसलिए इसके जो है मोस्टली परागण के अंदर पर परागण में इसके काम होते हैं। ठीक है, ये परागकण से संबंधित कुछ तथ्य थे। इसके अलावा देखिएगा बाह्य चोल होता है, टेपिटम की कोशिकाएं कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स स्रावित करने के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स, विशिष्ट प्रोटीन्स भी स्रावित करती हैं। ठीक है, जो इन बाह्य चोल के अंदर संरक्षित हो, जो पोषण का काम करता है। ठीक है, पोषण के साथ साथ कई बार क्या है, ये एयर के अंदर, नमी युक्त एयर के अंदर ये प्रोटीन बाहर आ जाता है, प्रोटीन बाहर आ जाता है। और प्रोटीन बाहर आने पर क्या होता है कि कुछ मनुष्य के अंदर, यानी कुछ जो लोग हैं उनमें ये अस्थमा यानी कि दमा जैसा एलर्जी रोग उत्पन्न करता है। ये एक एलर्जी उत्पन्न करने वाला प्रोटीन होता है। जो परागकण होते हैं इनके अंदर ये विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती है जो नमी युक्त वातावरण में बाहर आ जाती है और लोगों के अंदर अस्थमा जैसी, जैसे दमा जैसी एलर्जी है वो उत्पन्न करने में सहायक होती है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ परागकण, कुछ प्लांट्स के परागकण ऐसे होते हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इसके अंदर मोस्टली जैसे पार्थेनियम है, पार्थेनियम, ठीक है, यानी गाजर घास के नाम से जानते हैं, गाजर घास। ठीक है, इस गाजर घास में के परागकण है। इसके अलावा ज्वार है, ठीक है, ज्वार के परागकण है। ठीक है, कुछ घासें हैं, ठीक है, उनके जो परागकण है ये एलर्जी उत्पन्न करने। इसके अलावा देखिए ये एक पोषक पदार्थ होता है, प्रोटीन्स, यहाँ पर इसमें कुछ पोषक पदार्थ होते हैं। तो कुछ परागकण हैं उनका उपयोग मोस्टली पराग उत्पाद बनाने में करते हैं। पराग उत्पाद, ध्यान रहे छोटा सा टॉपिक है, पराग उत्पाद की भी बात हम कर लेते हैं। तो पराग पोलन जो प्रोडक्ट हैं, पोलन प्रोडक्ट मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। पोलन टैबलेट्स भी आती हैं जो परागकणों से बनी हुई होती हैं। इसके अलावा कप सिरप भी आती हैं, कप सिरप, ठीक है, कप सिरप आती हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉनिक के रूप में भी जो है हमारे पास में पराग उत्पाद प्राप्त जो है मिलते हैं। इनके उपयोग से देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मोस्टली पश्चिमी जो देश हैं उनके अंदर इन पराग उत्पादों का उपयोग है। वो एथलीट होते हैं, एथलीट यानी धावक होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा घोड़ों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए इनका पोलन जो प्रोडक्ट्स हैं यानी पराग उत्पाद हैं इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली हमारे पास में पराग उत्पाद है। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और एक बात हो, अगर आप प्रत्येक टॉपिक को क्रम से समझते जाएंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि जो परागकण है वो परागकोश से किस प्रकार से बाहर निकलते हैं, यानी परागकोश का स्फुटन कैसे होता है और परागकोश के स्फुटन के बाद में परागकण कैसे बाहर निकलते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे जो मेन हमारे पास में घटक है नर युग्मोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, वो कैसे बनता है, यानी परागकण से नर युग्मक बनने की प्रक्रिया है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।